हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश का 26 मार्च का डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वीडियो है, जिसमें कि मैंने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। पहले 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके के होंगे और अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो मध्य प्रदेश पर आधारित करंट अफेयर्स पर पूरे क्वेश्चन होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इस चैनल को आप अगर लगातार देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आप समय पर देख पाएंगे, उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे और आप उन सारे वीडियोस को देख पाएंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य जो वीडियोस जो कि मैं मध्य प्रदेश व अन्य क्षेत्रों के ऊपर लाता हूं वो आप देखकर अपनी पूरी स्टडीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके के शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ की फाइल्स मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां से आप वो लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का पीडीएफ है। मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके की 22 पीडीएफ का एक बंच है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के जितने मिनरल्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उस पर पूरी जानकारी मैंने एक पीडीएफ में डाल के रखी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले हैं उन सभी पर महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में हर एक ज़िले के ऊपर एक एक पीडीएफ बनाई है, उसकी भी लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। मध्य प्रदेश के भूगोल के ऊपर पीडीएफ की सीरीज़ है। मध्य प्रदेश के उद्योग पर आधारित पूरा एक पीडीएफ की सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास की पीडीएफ सीरीज़ है और मध्य प्रदेश की नदियों का एक पीडीएफ का पूरा बंच है। तो इस तरीके से आप पूरा मध्य प्रदेश के जो पीडीएफ के शॉर्ट नोट्स हैं वो पीडीएफ के माध्यम से मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा मध्य प्रदेश की स्टडी कर सकते हैं। 18 मार्च का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में एचएमटी का कारखाना किस ज़िले में स्थित है। तो जिसका सही उत्तर है वो है दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है एचएमटी का कारखाना। एचएमटी जो वॉचेस बनाई जाती हैं, घड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसका कारखाना कहाँ पर है? दतिया ज़िले में है। और दतिया ज़िले के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इसमें साथ में कवर करता हूँ। जैसे दतिया में सतखंडा महल, जो सतखंडा महल कहाँ पर है? ये है दतिया ज़िले में ही है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दतिया में ही है सतखंडा महल और इसी तरीके से नौखंडा महल। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि नौखंडा महल और सतखंडा महल कहाँ पर है। तो नौखंडा महल हमेशा याद रखिएगा, ये है चंदेरी में, ठीक है ना। चंदेरी कहाँ पर है? ये है अशोकनगर में। अशोकनगर में है चंदेरी और यहाँ पर है नौखंडा महल, ठीक है ना। और इसी तरीके से सतखंडा महल कहाँ पर है? सतखंडा महल है दतिया में। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। दोनों का कन्फ्यूजन बार बार अगर आप दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, इसी क्वेश्चन में इस वीडियो के अंत में आपसे पूछूंगा, तो उसका भी आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। आपके कमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं और लाइक भी मेरे वीडियोस में कम आ रहे हैं। तो मेरा ये टारगेट है इस वीडियो का कि आप कम से कम इसमें 200 मेरे को लाइक चाहिए इस वीडियो में, और उसके बाद में मेरे को ज़्यादा क्रिएटिविटी मिलेगी। उसके बाद में आगे वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रयास करूँगा। तो मेरा इस वीडियो में जो टारगेट है वो कम से कम 200 लाइक का है, जो कि मेरे को अगले 24 घंटे के दौरान चाहिए। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर करें और कम से कम 200 लाइक्स मेरे इस वीडियो में मिलें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके का। पहला क्वेश्चन है, जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता की लड़ाई का जो आरंभ हुआ था, कांग्रेस ने किया था, उसमें जो सत्याग्रह किया गया था ये जबलपुर में कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सन 1923 में ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। और ये सत्याग्रह को झंडा सत्याग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। और ये सत्याग्रह सन 1923 में जमनालाल बजाज की जिम्मेदारी में ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। किसके नाम पे है? जमनालाल बजाज ने इसका संचालन किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जबलपुर सत्याग्रह जो कि कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में किया था और ये सन 1923 में जमनालाल बजाज के संचालन में ये प्रारंभ हुआ था और इसको झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भील जनजाति से संबंधित है ये गोल गधेड़ो उत्सव। और ये उत्सव कब मनाया जाता है? जब विवाह होता है,
भील जनजाति में जब विवाह का उत्सव होता है उस समय यहाँ पर परीक्षा विवाह, इसको परीक्षा विवाह के नाम से भी जानते हैं, परीक्षा विवाह या फिर स्वयंवर, ठीक है ना। स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। उसमें वधू कुछ प्रश्न पूछती है इस उत्सव के दौरान, गोल गधेड़ो उत्सव, और उसमें विवाह का आयोजन किया जाता है। तो ये जो उत्सव है ये भील जनजाति का उत्सव कहलाता है। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट्स हैं वो भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति से जो रिलेटेड नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको। वो है गोंचो नृत्य। गोंचो नृत्य है जो कि भील जनजाति का है। इसके अलावा अन्य नृत्य भी इसमें आते हैं, वो आते हैं रीना नृत्य। रीना नृत्य भी गोंड जनजाति का है। बलमा नृत्य भी भील जनजाति का है और वो गोंड जनजाति का, माफ़ कीजिएगा। और इस तरीके से परधोनी जो नृत्य है वो भी गोंड जनजाति का नृत्य कहलाता है। इसके अलावा कोरकू नृत्य भी है। कोरकू नृत्य का जो कोरकू जनजाति का नृत्य कौन कौन सा है, इसके नृत्य हैं, बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम भी पूछा जाता है, चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति का। इसी तरीके से बेगा जनजाति का जो नृत्य कहलाता है वो कहलाता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य कहलाता है, ये बेगा जनजाति का है ये वाला, ठीक है ना। और भील जनजाति का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नृत्य भी है, वो है भगोरिया। भगोरिया नृत्य है जो कि होली उत्सव के दौरान, होली का जो उत्सव होता है उस दौरान में ये उत्सव मनाया जाता है। और इस समय भी विवाह की तैयारी के दौरान ये भगोरिया उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। भगोरिया और कौन सा, गोल गधेड़ो उत्सव, ये दोनों भील जनजाति के नृत्य। भगोरिया तो नृत्य है और गोल गधेड़ो उत्सव ये उत्सव है विवाह और स्वयंवर का, जो कि भील जनजाति का है। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश में ये जो चूलिया जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जिसपे कि ये स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, चंबल नदी। मध्य प्रदेश की इंदौर में जो महू है, महू तहसील, वहाँ पे जाना पावा की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम है, उस पर है ये चूलिया जलप्रपात। और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो चूलिया जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में ना होकर राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे? कोटा में। कोटा जो जिला है वहाँ पर, कोटा संभाग, ठीक है ना, वहाँ पर स्थित है ये चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी के ऊपर है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 960 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। और इसके अलावा अन्य पॉइंट भी इसमें अपन कवर कर लेते हैं। अन्य पॉइंट क्या है? जैसे कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है अनूपपुर से। अनूपपुर में कहाँ से है? अनूपपुर में अमरकंटक से। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम है, जो कि उत्तरमुखी होकर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों से होकर बहती है। इसके अलावा क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से है? क्षिप्रा नदी का उद्गम है इंदौर से, ठीक है ना। इंदौर की काकड़ीवल्ली से, काकड़ीबरडी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ से क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन संभाग और उज्जैन जिला भी है। वहाँ पर क्या? सिंहस्थ जो मेला है 12 साल में लगता है, जिसको कि कुंभ मेला भी कहते हैं, उसका आयोजन किया जाता है क्षिप्रा नदी पर। और क्षिप्रा नदी मालवा की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी तरीके से बेतवा नदी का उद्गम कहाँ पर है? बेतवा नदी का उद्गम है रायसेन से, रायसेन की कुमरा गांव से है। और इसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानते हैं। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको जो बेतवा नदी है इसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है और क्षिप्रा को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि ये मालवा से होकर बहती है और क्षिप्रा और बेतवा नदी ये पूरी मध्य प्रदेश को से बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में जाकर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो हमीरपुर है,
हमीरपुर के पास में ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी की ये सहायक नदी है। ये भी आपको इसमें भी आपको एक पॉइंट पूरा क्लियर करना है। बेतवा नदी, चंबल नदी, ठीक है ना, ये दोनों नदी जो हैं ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। लेकिन ये सोन नदी जो है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा में जाके मिलती है सोन नदी, ठीक है। लेकिन चंबल और क्षिप्रा नदी जो है, ये क्षिप्रा नदी है चंबल की सहायक नदी, चंबल में जाके मिलती है। तो तीनों चारों पॉइंट्स मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं। इसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए, 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो पूरा 5 वर्ष का होता है। और इस 5 वर्ष के कार्यकाल का जो पंचायत का है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है? यह है अनुच्छेद 243 अनुच्छेद, ठीक है ना। 243 अनुच्छेद में इसका पूरा वर्णन है, ठीक है ना। और उसका जो भाग है, इसका भाग भी है, भाग नंबर 9 में पंचायती राज की व्यवस्था के अंतर्गत पूरा का पूरा 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। 5 वर्ष का ये कार्यकाल है जो कि पंचायत का ये कार्यकाल होता है भारतीय संविधान के अनुसार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है। अगला 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि मध्य प्रदेश से आरंभ नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश की जितनी नदियां हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। मैंने उसके ऊपर पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के जितनी भी समस्त नदियां उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियोस आप देख लें। आपको सारे क्वेश्चंस उनके माध्यम से कवर हो जाएंगे जो कि मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके पर आधारित हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन कौन से हैं अगर क्वेश्चन को अपन कवर करते हैं। इसमें पहला है चंबल नदी, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि चंबल नदी मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से इसका उद्गम है। इसी तरीके से बनास नदी, ये इसका सही उत्तर है। बनास नदी जो है इसका ये सही उत्तर है। बनास नदी जो कि राजस्थान में इसका उद्गम है, ठीक है ना। राजस्थान में कहाँ से? अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वहाँ से इसका उद्गम है। तो इसका जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती है वो है बनास नदी जो कि राजस्थान की। इसके अलावा क्षिप्रा नदी और वैनगंगा नदी, ये दोनों मध्य प्रदेश की ही नदियां हैं। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी जो कि अगेन इसको ये इंदौर से, ठीक है ना, इंदौर से इसका उद्गम है। और वैनगंगा नदी ये है सिवनी से इसका उद्गम है जो कि बालाघाट से होकर महाराष्ट्र की ओर जाती है। वैनगंगा नदी जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ये अकेली नदी है, ठीक है ना, वैनगंगा नदी। और वैनगंगा नदी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, ठीक है ना, ये बैतूल से जो नदी निकलती है वर्धा नदी उसके साथ में ये मिलती है और प्राणहिता नाम से ये जानी जाती है, जिसे प्राणहिता संगम कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि महाराष्ट्र में जाके मिलता है, यहाँ पे बावनथड़ी, ठीक है ना। वैनगंगा नदी पर एक प्रोजेक्ट है चल रहा है जो कि वर्धा नदी के साथ में संयुक्त में प्राणहिता संगम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर है बावनथड़ी प्रोजेक्ट है जो कि सिंचाई परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है यहाँ पर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कवर किया है इसमें। बाकी अन्य पॉइंट्स जैसे कि आपको अगर नदियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो वो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 6वां क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उज्जैन। मध्य प्रदेश का जो संभाग भी है और मध्य प्रदेश का जिला है उज्जैन। और मध्य प्रदेश के ये संभाग जो उज्जैन है इसमें कितने ज़िले आते हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और ये मध्य प्रदेश के किस दिशा में है उज्जैन, ठीक है ना, ये भी आपको बताना है। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो कारखाना है ये उज्जैन में ही है। और इसका जो अन्य पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना, सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है?
वो है इंदौर में, इंदौर में है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है। इंदौर में है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, लेकिन सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है, वो है उज्जैन में है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों के पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ। सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, लेकिन सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र वो इंदौर में है। इसी तरीके से अन्य पॉइंट्स में इसमें कवर करता हूँ, जैसे कि रतलाम। रतलाम में क्या है, रतलाम में है अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये है रतलाम में। इसी तरीके से खरगोन में क्या है, खरगोन में है कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये है खरगोन में। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, इसको आप प्रॉपर तरीके से याद कर लें, रट लें बार बार। एग्जाम्स में कोई सा भी अनुसंधान केंद्र, कोई से भी कारखाने के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको हर वो क्वेश्चंस जो कि मध्य प्रदेश पर आधारित हैं वो मैं अपने इस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो सारे वीडियो आप क्रमबद्ध तरीके से देखें और बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर है सहस्त्रधारा जलप्रपात, और ये कहाँ पर है, ये है महेश्वर में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। महेश्वर कहाँ पर है, ये है खरगोन में, खरगोन में, वहाँ से नर्मदा नदी होकर बहती है, वहाँ पर है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर में और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, तो उसको आप क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे बनता है वो है कपिल धारा, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जलप्रपात बनता है वो है दुग्ध धारा, ठीक है ना। और तीसरा जलप्रपात इसके बाद में जो बनता है वो है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट पे कौन सा बनता है, वो बनता है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद में चौथा जलप्रपात जो बनता है वो है मंदार, मंदार जलप्रपात है। उसके बाद में आता है 5वां दर्दी, दर्दी जलप्रपात, ठीक है ना, ये मैं आप प्रॉपर बता रहा हूँ। और फिर 6वां है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो इस तरीके से ये 6 जलप्रपात लगातार मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है आपको, इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, यानी कि 1312 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में होकर बहती है। तो पूरी जो लंबाई है वो 13-12 है, लेकिन मध्य प्रदेश अकेले में वो है 1077 किलोमीटर, मध्य प्रदेश अकेले में बहती है ये, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नर्मदा के ऊपर पूरे याद रखने हैं, जो लाइन से मैंने बताया है, जैसे कि कपिल धारा सबसे पहला है, फिर दुग्ध धारा है, फिर धुआंधार। धुआंधार जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, ये है भेड़ाघाट पर। मंदार और दर्दी जलप्रपात है जो है ये है बड़वाह, बड़वाह में है ये दोनों जलप्रपात, ठीक है ना। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये महेश्वर में है, खरगोन में, ठीक है। और इसके अलावा अन्य पॉइंट्स में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे टोंस नदी, टोंस नदी के ऊपर में कौन सा जलप्रपात है, वो है पूर्वा, पूर्वा जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर है। इसी तरीके से चंबल नदी पे मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में कवर किया है, चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में ना होते हुए राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। इसी तरीके से अन्य जो दूसरी नदी है वो है मोहाना नदी। मोहाना नदी ये कहाँ पर है, ये मोहाना नदी है रीवा में, रीवा में, रीवा और सतना के पास में है, तो सतना में है ये नदी, ठीक है ना। मोहाना नदी जो कि रीवा से होके आगे जाती है, तो रीवा में ये जलप्रपात बनाती है वो है केवटी, केवटी जो जलप्रपात है वो मोहाना नदी पर है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने इसमें कवर किए हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से इसी तरीके से याद कर लें। अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बाघ सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले को लाभ पहुंचाती है। आपको ये परियोजना पे भी बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन सी परियोजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है और वो किस नदी पर स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी मैं अपनी इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहा हूँ। ध्यान से आप सारी वीडियो सीरीज जो कि स्ट्रैटेजी की और करंट अफेयर्स की है उनको देखते जाइए, और इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी मेरे इन चैनल के माध्यम से, मेरी इस वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, बाघ सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले को लाभ पहुँचाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बालाघाट। मध्य प्रदेश
के बालाघाट को ये बाघ सिंचाई परियोजना लाभ पहुंचाती है। और ये बाघ सिंचाई परियोजना किस नदी के ऊपर है? ये है गोदावरी नदी। गोदावरी जो नदी है उसकी जो द्रोणी है, ठीक है ना, उसकी द्रोणी में ये सिंचाई परियोजना चल रही है, बाघ सिंचाई परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की संयुक्त परियोजना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन पॉइंट भी देख लेते हैं। अन पॉइंट में जैसे कि इंदौर, ठीक है ना, इंदौर के ऊपर कौन सी परियोजना चल रही है? वो है चोरल परियोजना, चोरल सिंचाई परियोजना, ठीक है ना, जो कि इंदौर जिले को लाभ पहुंचाती है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जबलपुर में कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि जबलपुर को लाभ पहुंचाती है? बरगी डैम पर है ये, ठीक है ना। बरगी बांध जो बनाया हुआ है उस पर ये सिंचाई परियोजना चल रही है, ठीक है ना, जो कि जबलपुर में है। इसके अलावा है शिवपुरी में कौन सी सिंचाई परियोजना है? हजारी सिंचाई परियोजना। हजारी परियोजना जो है वो है शिवपुरी में, जो कि गंगा की द्रोणी में है, ठीक है ना। गंगा की द्रोणी से ही ये परियोजना चल रही है और ये शिवपुरी जिले को इससे लाभ पहुंचता है और शिवपुरी तक इससे नहर जाती है और उस नहर से शिवपुरी जिले को इससे लाभ पहुंचता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं क्रमबद्ध तरीके से। अगला 9वां क्वेश्चन ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए बार बार मैं जैसे क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 342। 342 तहसीलें हैं कुल मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो अन्य है, जैसे कि विकासखंड कितने हैं, विकासखंड ये भी पूछ लिया जाता है। तो विकासखंड जो हैं वो हैं 313 विकासखंड है मध्य प्रदेश में। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखी जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। बड़ी तहसील जो है वो है इंदौर। और छोटी तहसील कौन सी है? वो है रोन जो है वो जो कि भिंड में पड़ती है, ठीक है ना, भिंड में पड़ती है, ये सबसे छोटी तहसील है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये छोटी बड़ी तहसील के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो ग्राम पंचायतें हैं वो कितनी हैं? ग्राम पंचायतें वो हैं 23,006 ग्राम पंचायतें पूरे मध्य प्रदेश में। और नगर निगम कितनी है? नगर निगम है, ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है। नगर निगम टोटल हैं वो है 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको सामने इसमें कवर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन, रीवा कुंड कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन इसमें हमेशा रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मांडू। मध्य प्रदेश के धार जिले में है मांडू, ठीक है ना, वहाँ पर है ये रीवा कुंड। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्फ्यूज क्रिएट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और बना देते हैं। और मांडू में अन्य इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि जहाज महल भी कहाँ पर है? ये भी मांडू में है। हिंडोला महल ये भी मांडू में है। और हुसंग शाह का मकबरा जो है वो भी मांडू जिले में है और मांडू में है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये मांडू मैंने कवर कर दिया। इसी के अलावा उज्जैन में क्या है? उज्जैन में CS मेला लगता है। इंदौर में चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी का उद्गम है। चंदेरी का किला, जो कि किसने? राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में 11वीं ईस्वी में इसको बनवाया गया था राजा कीर्तिपाल ने। और चंदेरी में नौखंडा महल, ये भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। नौखंडा महल कहाँ पर है? ये चंदेरी में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्रमबद्ध तरीके से बार बार मैं दोहराऊँ जिससे कि आपको याद हो जाएं। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। मध्य प्रदेश के जो 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो करंट अफेयर्स के। तो उसको पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 के टॉप 20 में मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 6 जो शहर हैं मध्य प्रदेश के
वो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो हुआ था 2019 का, उसमें जो टॉप 20 शहर थे उसमें मध्य प्रदेश के 6 शहर इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें जो मध्य प्रदेश का ही शहर सबसे टॉप में आया वो आया था इंदौर। इंदौर जो कि लगातार ये तीसरा वर्ष है, ठीक है ना, तीसरा वर्ष है जिसमें कि नंबर 1 पोजीशन में है, ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, प्रथम स्थान पे रहा है ये इंदौर शहर, जहाँ पे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के सर्वे में ये स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर, जो कि लगातार तीसरे वर्ष रहा है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे रहा वो रहा उज्जैन, ठीक है ना, इसको मैं वर्बली आपको बताना चाहता हूँ। उज्जैन का चौथा नंबर लगा है। देवास जो कि 2019 का जो सर्वेक्षण है उसमें देवास का 10वां नंबर लगा। खरगोन का 17वां नंबर लगा और नागदा का 18 नंबर। और भोपाल जो कि पिछले वर्ष दूसरे नंबर पे था, इस बार 19वें नंबर पर पहुंच गया, ठीक है ना, 19वां नंबर लगा इसका भोपाल का। तो इस तरीके से ये जो 6 शहर हैं ये मध्य प्रदेश के टॉप 20 में आए हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं करंट अफेयर्स का। वर्ष 18-19 के जिला अस्पताल श्रेणी में किस जिले के अस्पताल को प्रथम कायाकल्प अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जबलपुर। जबलपुर का जो हॉस्पिटल है, ठीक है ना, उसको कायाकल्प है ना, कायाकल्प जो श्रेणी का जो अवार्ड है वो अभी हाल ही में इसको प्रथम अवार्ड, ठीक है ना, प्रथम अवार्ड दिया गया जबलपुर के इस हॉस्पिटल को। और ये जो अवार्ड दिया गया ये किसने दिया? स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश शासन के तुलसीराम सिलावट जी, तुलसी राम सिलावट। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट्स हैं मध्य प्रदेश के इस वर्ष के वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे आने वाले एग्जाम में, चाहे वो मध्य प्रदेश का आरक्षक का एग्जाम हो या फिर MPSI, उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है तुलसीराम सिलावट जी। इन्होंने 6 मार्च को ये जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के 93, ठीक है ना, 93 हॉस्पिटल्स थे, उनको कायाकल्प अवार्ड दिए गए, जिसमें कि जबलपुर का प्रथम स्थान लगा, जिसमें कि इनको 20 लाख रुपए की 21 लाख माफ़ कीजिएगा 21 लाख रुपए की राशि इसमें जबलपुर के हॉस्पिटल को दी गई। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आया वो आया होशंगाबाद, ठीक है ना, होशंगाबाद को सेकंड नंबर लगा और इसको 10 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके बाद में संयुक्त रूप में 2 रतलाम और पन्ना माफ़ कीजिएगा, इन दोनों को तीसरा नंबर लगा, इन दोनों का थर्ड नंबर लगा और दोनों को 5-5 लाख रुपए की राशि इसमें दी गई कायाकल्प जो अवार्ड था उसमें। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कवर बताया है, तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ करंट अफेयर्स का। मध्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस जिले के एयरपोर्ट को घोषित किया गया है? कौन सा एयरपोर्ट है जो कि मध्य प्रदेश का, जिसको कि मध्य भारत का है, जिसको कि पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इंदौर, ठीक है ना। इंदौर का जो देवी अहिल्या एयरपोर्ट है उसको मध्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। अगला चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, छतरपुर। छतरपुर की जो जितनी भी समस्त तहसीलें हैं उनको जल अभावग्रस्त, ठीक है ना, जल अभावग्रस्त घोषित किया है अभी हाल ही में। तो इसका सही उत्तर है छतरपुर। पांचवा और आखिरी इस वीडियो का करंट अफेयर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मोगली उत्सव 2019 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24 मार्च से लेके 30 मार्च 2019 तक ये मोगली उत्सव मनाया जाएगा और इसमें प्रत्येक ज़िले से 8 छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं उसमें स्कूल के जितने भी स्कूल हैं उसमें से 8 जो छात्र हैं और छात्राओं को शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें ये राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव 2019 का आयोजन भी किया जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश की जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यानों में इनको घुमाया जाएगा और ये चलेगा कार्यक्रम 24 मार्च से लेके 30 मार्च तक, ठीक है।
आखिर में कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो का आपको बताना है कि अचकमार अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। अचानकमार अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स का मेरे को बेताबी से इंतजार रहेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और मेरे को इस वीडियो में 200 लाइक्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, इस वीडियो का मेरा टारगेट है 200 लाइक्स का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि अन्य लोग भी देखें और मेरी इस वीडियो को 200 लाइक्स तक आप पहुंचाएं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लाइक दें। 200 लाइक्स मेरा इस बार का ये टारगेट है, ठीक है ना। पहली बार मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ कि मेरे को 200 लाइक्स चाहिए। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें। और मेरे चैनल को अगर लगातार आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों से कहें कि अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेंगे और मेरे सारे वीडियोज़ आप समय पर देख पाएंगे नोटिफिकेशन के जरिए। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो जल्द से जल्द हाजिर हो जाएगा आपके लिए। तो आप जब तक इंतज़ार कीजिए और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और 200 टारगेट्स कंप्लीट कीजिए लाइक का। जय हिंद, जय भारत।